आज हम वीडियो बनाएंगे प्राकृतिक विधि से गेहूं की बिजाई कैसे करें और कैसे उसकी देखभाल करें। देखिए, अब मौसम गेहूं की बिजाई का आ चुका है। खरीफ की जो फसलें उनकी लगभग कटाई हो चुकी है और गेहूं की बिजाई का तापमान भी सही है इस टाइम पे। तो जो गर्मी की फसलें थी उसमें प्राकृतिक विधि से जब हम खेती करते हैं तो कोई विशेष समस्याएं उसमें नहीं आती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे धान की फसल होती है या गन्ने की फसल रहती है खेत में, तो उसमें पैदावार हम पूरी ले पाते हैं। उसमें पैदावार किसानों से जो रासायनिक खेती से खेत विधि से खेती करते हैं उनसे पैदावार कम नहीं, यहाँ तक कि कुछ किसान ऐसे हैं जो दूसरे किसानों से भी ज्यादा पैदावार लेते हैं। जब इस मौसम में, सर्दी के मौसम में, कुछ बातें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे हम गेहूं की बिजाई करेंगे तो सर्दी में क्या होता है कि तापमान कम हो जाता है मिट्टी का। कम तापमान होने की वजह से जो सूक्ष्म जीव हैं या केंचुए हैं उनकी गतिविधि कम हो जाती है। इसके साथ साथ जो पोषक तत्व हैं मिट्टी में विद्यमान तो हैं वो, लेकिन उनकी मोबिलिटी कम हो जाती है और उसकी वजह से उनकी उपलब्धि भी कम हो जाती है। तो इसलिए सर्दी के मौसम में जैसे गेहूं की फसल है, हमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। अब सबसे पहली बात आती है कि हम कौन सी किस्में इसमें बिजाई करें। जैसे पहले 2-3 साल आप प्राकृतिक विधि से खेती करते हैं तो उसमें आमतौर पे किसान दो किस्में लेते हैं, एक C306 और एक बंसी। क्योंकि शुरू में जो जमीन की ताकत है वो कम होती है और 1 साल 2 साल के अंदर उसकी ताकत अच्छी डेवलप हो जाती है। तो शुरू में C306 या बंसी, ये दो किस्में आमतौर पे लेते हैं किसान। इसके बाद जब खेत की ताकत बढ़ जाती है तो उसमें दूसरी जो हाई यील्डिंग किस्में हैं, ज्यादा पैदावार देने वाली किस्में हैं, उनकी हम पैदावार ले सकते हैं। अब इसकी जो बिजाई का समय, ये अब 25 अक्टूबर से लेकर के और 10 नवंबर तक अच्छा समय माना जाता है और इसमें पूरी पूरी पैदावार हमें मिल जाती है। इसके बाद लेट मानी जाती है गेहूं की फसल की बिजाई। तो अब खेत की जैसे हमें किस तरह से, किस विधि से लें, दो तरीके से लिया जा सकता है। एक तो बेड्स के ऊपर यानी कि चूर के ऊपर, दूसरा समतल में। बेड्स के ऊपर अगर हम फसल की बिजाई करते हैं तो उसमें अच्छी फसल होती है, उसमें वापसा की कंडीशन भी आ जाती है। वापसा का मतलब यह है कि इसमें हवा और नमी का एक विशेष अनुपात रहता है जिसमें जड़ों का विकास अच्छी तरह से होता है। इसके अलावा इंटरक्रॉपिंग ली जा सकती है, जैसे साथ में दूसरी दाल की फसल जैसे चना है, मसर है। आमतौर पे किसान इसमें चने की फसल लेते हैं। तो इसमें साथ के साथ बेड्स के ऊपर एक लाइन चने की भी ले सकते हैं। कुछ किसान ऐसा करते हैं कि दो गेहूं की लाइन के बीच में चने की लाइन लेते हैं, लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि आप बीच में चने की लाइन ना लेकर के साइड में चने की लाइन लें। जैसे नाली होती है, एक नाली में इसमें क्या कर सकते हैं आप, पानी दे दें, सिंचाई दें और दूसरी नाली एस्केप कर दें, यानी कि दूसरी जो नाली है उसमें पानी ना दें। और जिस नाली में पानी नहीं दिया गया है उस नाली के दोनों तरफ चने की बिजाई कर दें और जिस नाली में सिंचाई देते हैं उस नाली में दोनों तरफ दो दो लाइन गेहूं की बिजाई कर दें। इससे क्या होगा कि जिस लाइन में पानी दिया गया है उसमें दोनों तरफ जो गेहूं की लाइनें हैं उनको नमी प्रॉपर मात्रा में उपलब्ध हो सकेगी और जो चने की एक एक लाइन है वो जिस नाली में पानी नहीं दिया गया है उसके दोनों साइड में है और उसको प्रॉपर मात्रा में नमी मिलती रहेगी। इसके अलावा जैसे आप जिस नाले में पानी नहीं देते हैं उसमें मल्चिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अवशेष वगैरह है, मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें तो आपकी नमी भी ठीक तरह से बनती रहेगी और सर्दियों में जैसे धुंध पड़ती है, वातावरण में ज्यादा नमी होती है, तो ये मल्चिंग उस नमी को भी सोख लेती है और उस लाइन में भी चने की फसल को भी नमी की कमी नहीं होने देती है। अब जो खेत की तैयारी करते हैं तो उसमें जो
बेड्स पे तैयार करते हैं और दूसरा समतल पे। समतल में भी इसकी बिजाई कर सकते हैं। कुछ किसान समतल में बिजाई करने पर भी उसमें कुछ 2 से 2.5 किलो चना या मटर जैसी जो फसलें हैं उनके बीज मिला देते हैं। कुछ किसान क्या करते हैं कि इसमें 200, 300, 400 ग्राम धनिए का बीज भी मिला देते हैं। इसका क्या मकसद है कि इससे जो खरपतवार हैं, धनिए का जमने की वजह से खरपतवार जो उसमें कम जम पाते हैं और खरपतवारों का कंट्रोल रहता है इसमें। अब बीज की मात्रा कितनी रहेगी? बीज की मात्रा प्राकृतिक विधि से बिजाई करते हैं तो 35 से 40 किलो बीज काफी रहता है। और इसका अब उपचार कैसे करेंगे बीज का? तो बीजामृत से उपचार करना होता है। जब बीज हम लेते हैं तो उसको फर्श पे फैला करके या किसी पल्ली के ऊपर, कट्टे के ऊपर उसको फैला करके, और जो बीजामृत का घोल है वो इसके ऊपर छिड़क देते हैं। इतनी मात्रा में छिड़कते हैं कि और साथ के साथ इसको मिलाते जाते हैं। इतनी मात्रा में छिड़कते हैं कि सब बीजों के ऊपर जो बीजामृत है वो लग जाए और ये हमें देखने से पता चले कि सारे बीजों के ऊपर वो आ गया है। इसके बाद इसको अच्छी तरह से जैसे मिला करके तो बिजाई करने से पहले थोड़ा सा इसको फैला दें और छाया में इसको सूखने दें थोड़ी देर के लिए, घंटा 1.5 घंटा के लिए। तो ये उसके बाद बिजाई के लिए तैयार हो जाता है। तो अब अगली बात आती है कि इसमें जीवामृत और घन जीवामृत का प्रयोग कैसे करें। जैसे मैं पहले भी बताता आया हूं, मान लो आपने गेहूं की फसल से पहले धान की फसल ली है, तो उसमें जब आखिरी पानी देते हैं धान में तो उसी में जीवामृत का अप्लाई कर देते हैं। 1 ड्रम, 2 ड्रम या 3 ड्रम जितना किसान चाहे, और उसी में आप घन जीवामृत का भी ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, छिड़क सकते हैं। लेकिन अगर मान लो उस टाइम पे जीवामृत, घन जीवामृत आपने नहीं दिया है, तो अब जैसे गेहूं की बिजाई करेंगे इससे पहले सिंचाई देते हैं, तो उसमें प्राकृतिक विधि से खेती करने वाले किसान क्या करते हैं कि उस सिंचाई के साथ ही जीवामृत दे देते हैं, 2 ड्रम 3 ड्रम सिंचाई के साथ ही। और जब खेत तैयार करते हैं, खेत तैयार करने के बाद जब आखिरी जुताई करते हैं, सुहागा मारते हैं, तो उसमें घन जीवामृत 8 से 10 क्विंटल छिड़क देते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं किसान कि मान लो आपकी जमीन में काफी एक पोषक तत्व कम है उस जमीन में, तो इतनी ही मात्रा में, जैसे 8-10 क्विंटल आपने घन जीवामृत लिया है तो इतनी ही मात्रा में आप गोबर की खाद इसमें मिला सकते हैं। और आखिरी जुताई से पहले, आखिरी सुहागा से पहले इसको खेत में छिड़क दें और उसके बाद आप गेहूं की बिजाई कर दें। एक तरीका और कर सकते हैं इसमें कि मान लो आपने बेड प्लांटर से बेड्स के ऊपर बिजाई की है, जिसमें जैसे मैंने बताया 1 लाइन चने की हो सकती है, 2 लाइन गेहूं की हो सकती है। अगर मान लो आपने बेड प्लांटर नहीं है आपके पास और बेड्स आपने बनाना चाहते हैं फिर भी आप, तो गेहूं का बीज आप छिड़क दें खेत में। जब खेत पूरा तैयार हो जाता है तो गेहूं का बीज उसमें छिड़क दें, या उसमें कोई दूसरा दालों का बीज कोई मिलाना है वो भी मिला लें, उसको एक साथ खेत में छिड़क दें। और उसके बाद खेत की जुताई ना करें, यानी कि सीधी बेड खींच दें, फिर आप चूर बना दें। उसमें जो बीज है जो ऊपर पड़ा हुआ है वो थोड़ी थोड़ी उसके ऊपर मिट्टी आ जाएगी और उसका जमाव भी बहुत अच्छा होगा। अब जीवामृत जैसे एक बार तो बिजाई से पहले जो सिंचाई दी थी उसमें अप्लाई किया था, अब बाद में जितनी भी सिंचाई करें आप उसमें 1 से 2 ड्रम प्रति एकड़ जीवामृत सिंचाई के साथ दें। और जीवामृत का आप स्प्रे भी कर सकते हैं। जब छोटी फसल होती है तो 5 से 10% और जब बड़ी होने लगती है तो 15 से 20% इसमें जीवामृत का आप स्प्रे कर सकते हैं। और हर पानी के साथ जीवामृत दें। और घन जीवामृत से एक बार आपने बिजाई से पहले डाला है तो दूसरी और तीसरी बार भी आप 1 से 2 क्विंटल खेत में सिंचाई देने से पहले, जब भी सिंचाई दें उससे पहले 1 से 2 क्विंटल या 3 क्विंटल आप खेत में एक सारी इसको छिड़क सकते हैं, तो इसका अच्छा इसमें असर आएगा। अब कुछ समस्याएं आती हैं बिजाई के बाद। एक तो क्या देखने को मिल रहा है कि जड़ों पे एफिड आ जाता है, माहू जिसको बोलते हैं। दूसरी समस्या आ जाती है कि जड़ों में सुंडी आ जाती है और वो जमते हुए गेहूं को काटने लग जाती है। ये सुंडी धान की स्टेम बोरर जो होता है, जो गोब की सुंडी होती है, उसका लार्वा नीचे आ जाता है, एक्टिव हो जाता है, जो गेहूं की फसल को नुकसान करता है। जबकि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है या हम सिंचाई देते हैं पहले, उस ठंड के साथ ये नुकसान कम हो जाता है, उसके बाद ये इनएक्टिवेट हो जाती है, इसका नुकसान कम हो जाता है। तो जैसे दूसरा भी कोई कीट अगर आता है
तो पहली तो बात मैं बताना चाहूंगा कि प्राकृतिक खेती में ये कोई भी कीट नहीं आता है। जो मिट्टी जनित बीमारियां या मिट्टी जनित जो इंसेक्ट हैं, कीट हैं, उनका प्रकोप है वो बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। जिसको 2-3 साल हो जाते हैं प्राकृतिक खेती करते हुए, उनके खेत में ये जो मिट्टी के जो कीट हैं या यहाँ तक के निमेटोड हैं, उनका आक्रमण भी काफी कम हो जाता है, यानी कि उनको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन फिर भी मान लो इनका प्रकोप शुरू के 2-3 साल में होता है, तो इसमें क्या करते हैं कि नीमास्त्र का स्प्रे कर देते हैं। और एक बार शुरू में जब भी पानी दें खेत में, उसमें नीमास्त्र 200 लीटर नीमास्त्र तैयार करके सिंचाई के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे पहले पानी के बाद गेहूं पीली पड़ जाती है, तो उसके लिए क्या करें, आप जब खेत की तैयारी करते हैं तो उसमें जब घन जीवामृत उसमें डालते हैं तो उसी वक्त 2 बैग जिप्सम के भी डाल दें। और ये कोई भी फसल आप बिजाई करते हैं, चाहे मैं कहता हूं रासायनिक विधि वाले भी हैं या प्राकृतिक विधि से खेती करने वाले हैं, ये सब के लिए बताना चाहूंगा कि 2 बैग आप जिप्सम के खेत में जरूर भी डाल लें बिजाई करने से पहले, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी होता है और सल्फर भी होता है, और ये कई तरह से जमीन में मदद करता है, जमीन को उपजाऊ बनाने में सहायता करता है। इसमें जमीन भुरभुरी भी रहती है आपकी, और जहां थोड़े बहुत नमक की मात्रा होती है उसका भी नुकसान होता है, वो काफी कम हो जाता है। तो इस तरह से आप जो ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज करते हैं, तो वो जीवामृत को ड्रिप के थ्रू या स्प्रिंकलर के थ्रू भी आप दे सकते हैं। और इसका जीवामृत का स्प्रे भी जब भी जरूरत पड़े, आपको जब भी ऐसा लगे कि फसल हमारी पीली हो रही है, तो जीवामृत का स्प्रे भी उसमें कर सकते हैं। इसलिए इस तरह से इन बातों का हम अगर ध्यान रखेंगे तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। नमस्कार।